हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए फिर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, ये क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण का है। अगर आप मैट्रिक एग्जाम देना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। उम्मीद करते हैं आपके एग्जाम में इस वीडियो के अलावे एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं हो सकता है। तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए क्वेश्चन जो है आपके सामने देखिए। पहला जो क्वेश्चन है बाबू वो लिखा हुआ है, क्या है? कहता है एक रैखिक समीकरण का घात होगा। एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो रैखिक समीकरण का घात जो होता है बाबू कितना होता है? रैखिक समीकरण का घात जो होता है वो एक होता है। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आप एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही कम क्वेश्चन है और इसी से आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। चलिए आप लोग बिल्कुल देखिए क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो जो आपके सामने आ गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर दो में कह रहा है बाबू कि के किस मान के लिए समीकरण x+2y बराबर जो है यहाँ आपका 7 है तथा 2x प्लस के वाई बराबर में जो आपका 14 है संपाती होगा। अब आप देख रहे होंगे संपाती, ये संपाती अगर आप देख रहे हैं तो आपको बहुत थोड़ा सा टेंशन और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा होगा। तो देखिए संपाती का अर्थ आप समझ लीजिएगा। संपाती जो होता है बाबू, जिसको कि हम लोग बोलते हैं अनगिनत हल, है ना, अनंत हल, अपरिमित हल, यानी वो जो है आपका क्या होता है? संपाती होता है। इसलिए आप एकदम समझ लीजिए कि अगर संपाती लिखा हुआ है तो ये आपको जो है यहाँ क्या करना है? अनगिनत हल वाले काम करना है। तो अनगिनत हल वाले काम में आपको एक चीज और पता होना चाहिए, आप समझ लीजिए। यानी अगर आलेख संपाती होगा तो इसके अनगिनत हल होते हैं, है ना। और युग्म कैसा होता है? संगत होता है। तो आपको पता होना चाहिए ये संपाती जैसे बोला और आपको के का मान बताना है। तो आपको बस ये रूल अपना लेना है। ये देखिए A1/A2, है ना, बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये चीज आप ले लीजिए, है ना। तो इसमें आपको अब करना क्या, ये देखिए सब आपको बराबर दिख रहा होगा। यहाँ भी बराबर का चिन्ह, है ना, यहाँ भी आपको बराबर का चिन्ह। तो यही होता है बाबू संपाती। संपाती का जो आलेख होता है बाबू, मान लीजिए कि ये रेखा है, दूसरा रेखा जो होता है नीचे ना ऊपर इसी पर जाता है, यानी सॉरी एकदम इसी पे, है ना। तो इसी पे यानी इसी को हम लोग संपाती बोलते हैं। अगर संपाती बोले तो आप एकदम समझ जाइएगा अनगिनत हल का बात हुआ है। दूसरी बात, अगर संपाती बोले तो उसमें जो होता है हलों की संख्या अनगिनत, ये चीज एकदम ध्यान में रखिएगा। तो अब देखिए ये क्या करना है, के का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग के का मान निकालते हैं। बिल्कुल आपको डिटेल में बताने वाले हैं, एकदम आप पूरा वीडियो को जरूर देखिए। मेरा मकसद सिर्फ टिक करना नहीं क्वेश्चनों में, आंसर में, मेरा मकसद है सिखाना। आप जरूर सीख लीजिए। तो संपाती बोला आपको ये काम कर देना है। अब देखिए यहाँ यहाँ जो रहता है आपका A1 और ये दूसरा जो समीकरण है ये आपका A2। तो A1 में देखिए नहीं कुछ तो क्या है आपका एक है, और A2 में देखिए आपका क्या है? दो है। चलिए बराबर आगे ले लीजिए। B1 में देखिए पहला समीकरण से B1 ये यहाँ आ गया। तो B1 में देखिए आपका क्या है? दो है। और देखिए B2 में आपका यहाँ क्या है? के है। आगे अगर बढ़ना है तो बढ़ सकते, नहीं तो के का मान आपका यहाँ से भी आ जाएगा, है ना। अगर आगे आप बढ़ते हैं तो देखिए आपका यहाँ क्या है? 7 है। और यहाँ देखिए आपका क्या है? 14 है। लेकिन के का मान निकालना तो चलिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं या फिर आप ही दोनों को लेकर के निकाल सकते हैं। तो हम अगर यही दोनों से निकाल ले तो निकाल ले, के और गुना एक करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आपका के ही होगा। और 2 गुना 2 कीजिएगा आप क्या होगा? 4 होगा।
यानी के किस मान के लिए, 4 के लिए। ऑप्शन नंबर सी। आप समझ गए होंगे। अगर आलेख संपाती होगा तो इसके अनगिनत हल होंगे और युग्म कैसा होगा, संगत होगा। समझिए। चलिए आगे आप देखिए, आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बाबू कहता है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का। अगर बाबू प्रतिच्छेदी रेखा मतलब मान लीजिए ये आपका एक रेखा ये है और दूसरा इसको प्रतिच्छेद इस तरह से कर दे। देखिए यहाँ प्रतिच्छेद किया, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ प्रतिच्छेद एक ही जगह प्रतिच्छेद किया ना। तो अगर प्रतिच्छेद, अगर आलेख प्रतिच्छेद बोले तो आप समझ जाइएगा इसका एक हल होगा। एक हल क्यों, देखिए ये प्रतिच्छेद किया, एक ही जगह कटा ना। कितना जगह कटा, प्रतिच्छेद में आपका एक जगह कटा है ये। तो एक जगह जो कटता है इसलिए हल का कितना संख्या होता है, एक ही होता है, यानी एक हल होता है। आप याद रखिएगा, अगर आलेख प्रतिच्छेद होगा तो इसका एक हल होगा और समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा, है ना। जिससे कुछ हल ज्ञात हो जाए बाबू वो संगत होगा। आप ध्यान से एकदम समझिएगा, चाहे अनगिनत हल बोले वो भी संगत, एक हल हो वो भी संगत, और प्रतिच्छेद बोले तो हलों की संख्या कितना होगा, एक होगा। तो ये बोला क्या आपका, देखिए यहाँ प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का। ऑप्शन नंबर 1 में है कोई हल नहीं है, एक हल है। तो देखिए जो प्रतिच्छेद होता है बाबू उसका कितना हल होता है, एक हल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा और ये भी आपका नहीं होगा। प्रतिच्छेद बोले तो हल कितना होता है, एक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आपके सामने आ गया है 4। कहता है दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का। अगर देख लीजिए समांतर बोले, आप तीनों कंडीशन को बाबू अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। समांतर, एक रेखा ये है, दूसरा इसी के समांतर जा रहा है, देखिए ये काटेगा नहीं, सिर्फ समांतर जा रहा है ना। दोनों रेखा समांतर है बाबू। जब समांतर है और ये काट ही नहीं पाएगा किसी को, तो एक भी हल आपका नहीं होगा। हल कब होता है, जब कोई रेखा किसी को काट देता है ना। देखिए एक चीज आपको और बताया था, ये समांतर हुआ और एक आपको बताया था ये प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद में देखिए काट दिया है कि दूसरे को, तो एक हल हो गया। एक संपाती बताया था, यानी एक ही पर जो है दूसरा भी जा रहा है, एक ही रेखा पर दूसरा जा रहा है, तो इसका हल अनगिनत होता है। यानी कितना हल होगा इसका हम कह नहीं सकते हैं, अनंत, है ना। और ये देखिए समांतर वाले किसी को काट नहीं पाता है बाबू। जब काट नहीं पाता है तो उसका हल क्या होता है, देखिए कोई हल नहीं, यानी उसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं या एक भी हल नहीं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई हल नहीं या एक भी हल नहीं या फिर शून्य हल, है ना। चलिए ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं आप संपाती, प्रतिच्छेदी और समांतर बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार और हम रिपीट कर देना चाहते हैं, अगर बाबू संपाती बोले तो उसमें अनगिनत हल होता है। अगर प्रतिच्छेदी बोले तो प्रतिच्छेदी में बाबू एक हल होता है केवल। अगर आपका समांतर बोले तो समांतर में जो हल होता है बाबू वो कोई हल नहीं, यानी समांतर एक दूसरे को काट ही नहीं पाता है, इस कारण से उसका एक भी हल नहीं होता। हाँ लेकिन समीकरण कैसा होगा, यानी समीकरण युग्म जो होगा वो असंगत होगा, क्योंकि इसमें समांतर में एक भी हल नहीं तो वो असंगत हो गया। अब बाकी जो है आपका वो दोनों में आपका जो होगा संगत होगा, संपाती और प्रतिच्छेदी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। कहता है समीकरण युग्म इतना तथा इतना के हल है। तो देखिए इतना तथा इतना के हल है। अब देखिए इसका हल कितना होगा आप चेक कर लीजिए। देखिए ये समीकरण में यहाँ से और इस समीकरण का यहाँ से आप ले लीजिए। तो देखिए हम यहाँ नहीं कुछ तो एक है और इस समीकरण में यहाँ नहीं कुछ तो कितना है आपका -3 दिख रहा है ना। चलिए अभी आप बराबर दे दीजिए, कोई बात नहीं। दूसरा में देखिए आपका कितना है, 2 है। तो इसका यहाँ दूसरे नंबर में कितना है, -6 है, दे दीजिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अभी बराबर दे करके ही आगे जा रहे हैं। यहाँ देखिए आपका 5 है और यहाँ देखिए आपका कितना है, 1 है। तो ये देखिए आपका जो कटता पहले कटा लीजिए, 2 से 2 एक है 2 और 2 3 यही 6 कट गया ये आपका 3 बार में।
तो चलिए यहाँ ऊपर से यहाँ नीचे आ गया -1/3 बराबर, देखिए यहाँ भी 1/3 है ना। और अगला देखिए, अब ये दोनों तो बराबर आया बाबू, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ, ये बराबर नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ये देखिए 5/1, ये बराबर है आपका, ये दोनों आपका बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ, तो देखिए यहाँ कट गया, है ना, ये बराबर नहीं है। ऐसे कंडीशन में बाबू आप याद रखिएगा, अगर दो गो ये वाले और ये दो गो बराबर हो, अगर तीसरा बराबर नहीं हो, तो उसमें जो होता है इसका एक भी हल नहीं होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एक भी हल नहीं या कोई हल नहीं, है ना। ऐसे स्थिति को हम क्या बोलते हैं, कोई हल नहीं। आप इसको भी समझ लीजिएगा, इसमें आपका क्या आ गया, ये आ गया A1/A2 बराबर B1/B2, और ये आपका बराबर नहीं होगा C1/C2 का। तो ऐसे स्थिति में हम बोलते हैं कोई हल नहीं या एक भी हल नहीं, चाहे जैसे आप बोलिए वही बात होता है। तो इसलिए आपका जो होगा इसमें कोई हल नहीं होगा, है ना। इधर से दूगो तो बराबर गया, लेकिन आगे ये बाबू गड़बड़ा दिया, इसलिए यहाँ से अब चलिए, मेरा मूड खराब हो गया, इसलिए इसको कह दिया कोई हल नहीं। आप याद रखिएगा थोड़ा सा। चलिए, यानी ये दो को बराबर हुआ, तीसरा अगर बराबर नहीं हो तो बाबू कोई हल नहीं या एक भी हल नहीं। चलिए, जैसे जैसे आपके सामने आएगा आपको हम क्लियर करते चल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कहता है यदि समीकरण जो है, यानी ध्यान से देखिए, ये आपका समीकरण है ना, और ये एक समीकरण है, कोई हल ना हो तो, कोई हल ना हो तो, है ना, तो कोई हल ना हो तो के का मान देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। कोई हल ना हो तो, कोई हल नहीं वाले चीज तो आपको याद होगा, उसमें क्या होता है A1/A2, B1/B2 और C1/C2, है ना। ये कोई हल नहीं वाले का यहाँ कट जाता है ना। कोई हल ना हो तो यहाँ कट जाता है। तो के का मान निकालना है, तो चलिए यहाँ देखिए, पहला जो है आपका ले लीजिए, यहाँ रख दीजिए के, और दूसरा में से आइए, यहाँ देखिए आपका कितना है 6, चलिए बराबर है, यहाँ तो हम बराबर दिए, देखिए आगे बढ़िए, यहाँ कितना है -5, और दूसरा क्रम से यहाँ देखिए सॉरी कितना है 2 है सिर्फ, ले लीजिए। और आगे आप बढ़ना ही नहीं, चूंकि यहाँ से के का मान निकाल लेना है, यहाँ देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ। चलिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 2 गुना के करेंगे बाबू, तो आपका हो जाएगा 2 के, अब बराबर 6×5 -30, है ना। के का मान निकालना है, तो के बराबर आपका क्या हो जाएगा -30, अब बटे 2, 2 से कट जाएगा आपका ये कितना बार में, 15 बार में, तो के बराबर आपका कितना हुआ -15। ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका, के बराबर -15, के बराबर -15। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन जो है बाबू कहता है दो चर में दो एक तलीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या बताइए। ये प्रतिच्छेदी रेखा है बाबू, है ना। जब प्रतिच्छेदी का बात करें तो हम बताए थे प्रतिच्छेद में कितना हल होता है, कितना हल होता है, सिर्फ एक हल होता है ना, एक हल। देखिए यहाँ सिर्फ एक हल, प्रतिच्छेद हो तो एक हल, संपाती हो तो अनगिनत हल, समांतर होता कोई हल नहीं। बिल्कुल क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 आ गया, रैखिक समीकरण युग्म, यानी ये समीकरण है आपका, और यहाँ एक समीकरण है के हैं। देखिए कहता है अविरोधी है, विरोधी है, आश्रित है। देखिए अब यहाँ फिर से आपका कंडीशन आ गया, अविरोधी क्या होता है हम यहीं आपको क्लियर कर देते हैं। अविरोधी जो होता है बाबू, इसको देखिए हम क्या बोलते हैं, ये ध्यान से देखिएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये देखिए तीनों बराबर है, सब जगह यहाँ बराबर का चिन्ह है, तीनों एक दूसरे का क्या है, बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में जब बाबू सब बराबर आ जाता है ना, तो ये समझ गए ना, ये अगर बराबर आ जाता है
तो आपको पता होगा A1 क्या होता है। चलिए फिर से हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ का जो मान होता है बाबू, यहाँ A1 रहता है, यहाँ आपका A2 है ना, यहाँ देखिए आपका B1 रहता है, यहाँ आपका B2 है ना, ये आपका C1 और ये आपका C2। आप चलिए, अब अगर देखिए तीनों एक दूसरे के बराबर हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आश्रित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आश्रित। समझ लीजिएगा पहले, है ना। अगर ऐसे कंडीशन में अगर चलते चलते अगर यहाँ से ये वाला है ना, ये वाला ई तो बराबर हुआ और ये आपका बराबर नहीं हुआ, है ना, ये आपका बराबर नहीं हुआ, ये दोनों बराबर है और ये अगर कहीं बराबर नहीं हुआ, C1/C2, तब ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं विरोधी। क्या बोलते हैं? विरोधी बोलते हैं उसको। हम क्या बोलते हैं? विरोधी। आप बिल्कुल समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो ये आपका विरोधी हो गया। अब देखिए ये यहाँ शुरुए में अगर आपका जो है, देखिए यहाँ इसको अब हम थोड़ा सा काट रहे हैं। चलिए ये देखिए ऐसे कंडीशन में अब देखिए यहाँ आपके पास क्या होगा, शुरू में ही अगर ये बराबर नहीं हुआ है ना, ये बराबर नहीं हुआ और आगे फिर आपका ये बराबर हो भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर यही बराबर नहीं हुआ तो इसको हम बोलते हैं अविरोधी। इसको हम क्या बोलते हैं? अविरोधी। तो आप समझ गए होंगे आश्रित किसे कहते हैं। अगर तीनों एक दूसरे का बराबर हो तो वो आश्रित कहलाएगा। अगर ये देखिए शुरू में ही अगर A1/A2 अगर बराबर नहीं हो B1/B2 तो ये आपका हो जाएगा अविरोधी। अविरोधी। चलिए अगर ये आपका बराबर हो, अगर ये तीसरा अगर आपका बराबर नहीं होता है तो वो आपका विरोधी हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए इसको अब हम थोड़ा सा देखिए, हम आपको बना करके दिखाते हैं। तो चलिए अब हम लोग बना करके दिखा रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए क्या आता है वो। चलिए देखिए, ये जो आपका x है तो आप x के जगह पर यहाँ नहीं कुछ तो है, क्या है बाबू? एक है। चलिए आप एक लिख दीजिए। यहाँ देखिए आपके पास क्या है? दो है। चलिए अभी हम बराबर ही दे रहे हैं। यहाँ देखिए आपका 3 है और यहाँ देखिए आपका कितना? -5। आगे बढ़ने से पहले बाबू आप यही थोड़ा कंफर्म हो लीजिए। क्या ये देखिए आपका बराबर हुआ बाबू? ये बराबर आपका नहीं हुआ है ना। यहाँ 1/2 है, यहाँ 3/-5 आ गया है, ये बराबर हुआ ही नहीं। जब शुरू में बराबर नहीं हुआ तो इसको हम बोलते हैं अविरोधी। क्या बोलते हैं? अविरोधी, है ना। चलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अविरोधी बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने आ गया है 9। यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे, है ना, एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नांकित में किस प्रकार का होगा? एक ही बिंदु पर काट रहा है बाबू, एकदम ध्यान से देखिएगा। एक ही बिंदु पर काट रहा है तो वो आपका क्या होगा? आलेख जो है एक ही बिंदु पर अगर काटता है तो वो क्या होता है? वो आपका जो होता है उसमें क्या हल होगा? एक हल होगा। और जब एक हल होगा, है ना, तो एक हल को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? अविरोधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अविरोधी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब जो है आपका आगे देखा जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत है बाबू तो आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में और एक बार फिर से समझ लीजिएगा। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको हम बताने वाले हैं वो क्वेश्चन आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, एक बार हम जांच कर लेते हैं, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कहता है, जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख समपाती होता है तब उनके हल होंगे। जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख संपाती होता है तब उनका यानी तब उनके हल होंगे। बताइए ये संपाती वाला बात आ गया बाबू। हम अभी पीछे आपको बता दिए थे ना, संपाती अगर जैसे पूछे तो उसमें आपका हल कितना? अनगिनत। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन आपके सामने फिर आ गया, कहता यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। यानी अगर अनंत हो बाबू, अनगिनत हल हो, तो अनगिनत हल किसका होता है? समांतर का नहीं होता है, प्रतिच्छेदी का भी नहीं होता है।
होता किसका है, संपाती का, जिसमें अनंत हल होता है। तो दो संपाती रेखा, और दो संपाती रेखा का मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक रेखा ये है दूसर का, फिर इसी पे चढ़ करके पार हो गया है ना, इसी पे चढ़ करके पार हो जाता है, वही दो संपाती रेखा कहलाता है। चलिए आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर में है बाबू, यदि ये समीकरण आपके पास दिया हुआ है, ये आपका समीकरण है, तब जो है एक्स और वाई का मान पूछता है। चलिए इसमें देखिए आपको क्या करना है, जल्दी से सरल कर लेना है। 2x + 3y बराबर जो है आपका 12। दूसरा जो है आपका देखिए क्या है, टू सॉरी ये आपका 3x - 2y अब बराबर आपका कितना है, 5। चलिए अब देखिए यहाँ इसमें हम लोगों को करना क्या है, बराबर, पहले एक को किसी को बराबर कर लीजिए। तो चलिए अगर y को बराबर करना है तो y को बराबर कर लीजिए, तो y के साथ आप यहाँ जो रहता है बाबू इससे गुना कर दीजिए। यानी पहला को अगर y को बराबर करना है तो y वाले के साथ जो यहाँ गुना हुआ है समीकरण 1 में गुना कर दीजिए, और यहाँ के y के साथ जो गुणांक है इसका, ये आप समीकरण 2 में गुना कर दीजिए। चलिए 2 से इसमें गुना करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4x, चलिए 2 × 3 = 6y, और 12 दूनी हो जाएगा आपका 24। 3 से इसमें गुना करेंगे, 3 × 3 = 9x, -3 दूनी 6y, और 3 × 5 = 15। चलिए अब ये आपका खत्म हो गया, बराबर हो गया बाबू। ये यहाँ 4 और ये यहाँ 9 है ना, 9 × 4 कितना हो गया, 13। ये प्लस में है, चिन्ह नहीं बदले हैं, तो ये 13x, और ये देखिए आपका यहाँ हो जाता है 5 × 4 = 9, और 2 × 1 = 3 39। x बराबर जो है बाबू ये 13 × 3 = 39 कट गया, यानी x बराबर 3 आ गया। x बराबर 3, तो y का मान निकालना है तो कोई भी समीकरण में रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा। चलिए इसी समीकरण में अगर हम रख दे तो निकाल लेते हैं। चलिए 3 का 3, और x के जगह पर रख लेते हैं 3, अब माइनस कितना है 2y बराबर आपके पास 5। तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा बाबू, -2y और बराबर में 5, तो -2y बराबर 5, और ये देखिए प्लस में इधर आएगा माइनस में, -2y बराबर -4, माइनस से माइनस खत्म हो गया, y बराबर आपका 4/2 कट जाता है 2 बार में, y बराबर आपका 2 आ गया। तो x बराबर 3 और y बराबर 2, x बराबर 3 और y बराबर 2, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि किस मान के लिए समीकरण इतना इतना तथा इतना के अनंत हल हैं। तो अनंत या अनगिनत का बात करें तो हमको वही करना है, के का मान निकाल लेना। तो चलिए सब एक दूसरे का बराबर ही होगा, ये जहां से मन करे वहां सब निकाल लीजिए। पहला x के साथ नहीं कुछ गुना में है तो क्या है, 1 है, और यहाँ देखिए x के साथ नहीं कुछ गुना में क्या दिख रहा है आपको, 5 तो दिख ही रहा है इसमें। चलिए आगे देखिए यहाँ 2 हो ले लीजिए, और इसके साथ यहाँ नहीं कुछ तो क्या दिख रहा है, के है ना। तो आगे बढ़ने से पहले जहां से मन करे आप वहां से सरल कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए यहीं से के का मान निकाल लेते हैं। के गुना करेंगे के होगा, 5 × 2 करेंगे 10 होगा, यानी के बराबर 10। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका जो है 14 है, निम्न में कौन जो है इतना तथा इतना का हल है। चलिए ये भी आपको जो है सेम पीछे जैसा क्वेश्चन आ गया बाबू, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके दीजिएगा, 14 लिख करके जो भी होगा ABC आप लिख करके कमेंट कर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फिर देखिए यहाँ कहता है रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना का। चलिए क्या होगा अभी तुरंत पता लगाते हैं। इसके पास यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, और यहाँ देखिए दिख रहा है 3 है। चलिए अभी बराबर दीजिए, कोई दिक्कत ना है, आगे जैसा होगा वैसा कर लेंगे। अभी देते जाइए बराबर, कोई बात नहीं है। आगे यहाँ 5 है और यहाँ क्या है 10 है, सबको एक दूसरे को बटे में लिखिए। कटता है तो काट लीजिए, 2 × 2 और 2 × 6 = 12 है। अब देखिए 5 × 5 = 5 दूनी 10। देखिए यहाँ आ गया 1/3, और यहाँ जो आ गया 1 कितना आ गया 6। आगे अगर बराबर भी हो जाता है तो उससे मतलब नहीं है, 1 यहाँ 2 आया। चलिए यहाँ देखिए 1/3 आया, और यहाँ 1/6 आ गया। शुरू में ही बराबर नहीं हुआ ये बाबू, शुरू में ही बराबर नहीं हुआ, इधर हमको देखना भी नहीं है। जब शुरू में बराबर ही नहीं हो पाया तो इसका क्या हल होता है, केवल एक हल। क्या होता है,
एक हल होगा। देखिए यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, एक हल, है ना, एक हल। अगर युग्म का स्थिति ऐसा बोला जाता तो इसको हम क्या बोलते, अविरोधी बोलते, अविरोधी। लेकिन हलों की संख्या अगर बात किया जाए तो केवल एक हल या एक, और केवल एक हल या एकल हल होगा। चलिए वही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। विरोधी जो हो जाता है बाबू, विरोधी जहां हुआ तो वहां एक भी हल नहीं, है ना, एक भी नहीं, एक भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी। आप ऐसे समझ लीजिए जहां विरोधी है वहां कुछ नहीं होगा, कोई हल नहीं। चलिए आगे आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट हो चुका है अब। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है। रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, कोई कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है, विरोधी कहलाता है। क्या कहलाता है, वो विरोधी कहलाता है। कोई हल नहीं हुआ तो समीकरण युग्म विरोधी होता है वो। चलिए आगे आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए समीकरण इतना इतना के कितने हल होंगे बाबू। इसमें अगर एक्स की जगह पर अगर एक कुछ रखते हैं तो वाई का मान कुछ आएगा, यानी जितना आप रखते जाइएगा, एक्स का मान रखिएगा कुछ तो वाई का मान आएगा कुछ, वाई का मान रखिएगा कुछ तो एक्स का मान आएगा कुछ, यानी जितना मान आप रखिएगा उतना हल आएगा। यानी इसमें हलों की संख्या कहा जाए तो अनंत हल होगा। चलिए क्वेश्चन को देख लीजिए फिर से एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर आ गया है आपके सामने। तथा इतना के आलेख पर 4 के एक बिंदु हो तो के का मान होगा। चलिए ये जो पहला देख रहे हैं बाबू, ये यहाँ आपका x का मान होता है, ये यहाँ जो देख रहे हैं आपका y का मान होता है। तो x के जगह पर आप रखते हैं तो रख करके देख लीजिए, और y के जगह पर भी k को रखिए और k का मान निकाल लीजिए। तो देखिए 2 का 2 और ये जो है x के जगह पर आप क्या रख रहे हैं, हम लोग देखिए x के जगह पर रख रहे हैं 4, -3, वाई के जगह पर क्या रख रहे हैं के, अब बराबर में क्या है 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ आपका 3 के होगा, और यहाँ आपका 2 हो गया, -3 के, ये प्लस में इधर आएगा बाबू आपका माइनस में, तो -3 के बराबर -6, माइनस से माइनस आपका खत्म हो जाएगा, तो आपका जो के बराबर आएगा 6/3, 3 से कट जाएगा 2 बार में, यानी के का मान जो आया आपका वो कितना आया, 2 आया। ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कहता है 2 अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखें यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो। इसमें बाबू आपको कुछ नहीं करना है। अगर इकाई का अंक देखिए आपके सामने आ गया, इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक आपके पास कितना है x, और दहाई, दहाई का अंक कितना है y। बाबू जब ऐसा चीज आ जाए तब संख्या लिखने बोले आपको, तो करना क्या है, दहाई, है ना। ध्यान से देखिएगा, अगर जो चीज दहाई में दिया रहे, दहाई में आपका देखिए y दिया हुआ है, तो सबसे पहले y के साथ आप 10 गुना कर लीजिए, यानी 10y, और तब प्लस में x लिख दीजिए। ये आपका रही आंसर, है ना। तो जिसमें दहाई बोले, देखिए दहाई, दहाई का अंक क्या है y, दहाई मतलब 10, y के साथ आप 10 गुना कर दीजिए और x को प्लस में रख लीजिए, तो यही होगा आपका आंसर। अगर बोलता बाबू, देखिए इसी क्वेश्चन में अगर आपके पास बोल देता कि अगर जो है दहाई आपका जो है, यानी मतलब इकाई जो है आपका अगर दिया रहता, है ना, इकाई आपका दे देता इसमें y, और आपका दहाई जो दिया रहता वो दहाई दिया रहता आपका x, तो क्या होता, तो हो जाता वो 10x+y, है ना। लेकिन यहाँ जो है दहाई y बोला है, इसलिए दहाई जब y बोला है तो आपका जो आंसर होगा वो आप समझ गए होंगे, y दहाई जो हो उसी के साथ आपको 10 से गुना करना है। दहाई जो होता है उसी के साथ आपको 10 से गुना करना है। दहाई आपका y है, इसलिए यहाँ देखिए y के साथ आपका 10 से गुना हो गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 अब आपके सामने अंतिम क्वेश्चन आ चुका है।
तो कहता है के की समान के लिए समीकरण इतना इतना तथा इतना के अनंत हल होगा। अनंत हल का बात किया तो सोचना फिर क्या है। चलिए यहाँ देखिए, इसके पास नहीं कुछ तो एक है ना, और इसके पास तो दिखिए रहा है 5, ले लीजिए एक दूसरे को सबको बटे में। यहाँ देखिए 2 है तो लीजिए आप 2, और इसके पास देखिए यहाँ क्या है के। अरे यहीं से तो के का मान निकल जाएगा, आगे नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर लिखना चाहते हैं यहाँ 3 है और यहाँ कितना है 15। जहां से निकालिए, ये दोनों से निकालिए या फिर ये दोनों से निकालिए, जहां से निकालिएगा वहां से के का मान आपका वही आएगा। तो देख चलिए यहाँ से यहाँ गुना कर लेते हैं। क्या गुना करेंगे, क्या 5 गुना 2 करेंगे, आपका कितना होगा 10, यानी के बराबर 10, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस प्रकार से कुल हम लोग जो है 21 यानी 21 क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करते हैं आपके एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को एक बार ना 2 बार जरूर देखें, और अगर उसके बाद भी आपको कहीं अगर कोई तरह का किसी भी प्रकार का अगर कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करें वीडियो में, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेश्चन का फोटो सेंड करें। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने 83 40 28 36 28। आप लोग इस पे जो है व्हाट्सएप कर दें। चलिए वीडियो को अब हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।